Okay, good morning students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today is a casual doubt session for your pre-boards. तो चैप्टर सारी बुक आ रही है, चलो एक एक करके अपने अपने डाउट्स पूछना शुरू करो। बोलो। मीन निकालना है, मार्क्स हैं, मीन निकालना है भाई, और डिस्ट्रीब्यूशन में मार्क्स गिवन है। 1 सेकेंड, हाँ बोलो। 25, 35, 45, 55, 65, बस यही है। अच्छा, ये तो ऑब्जर्वेशंस हो गए ना। नंबर ऑफ pupils 4, 28, अच्छा 42, 26। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना। फिर अच्छा देखा ना। तो ऐसे बताओ ना भाई, ये टेबल में है ये बेटा, ये फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये ऑब्जर्वेशंस थोड़ी ना, ये मार्क्स है। देखो ये तो है मार्क्स और ये है नंबर ऑफ पीपल्स। भाई ये तो है मार्क्स, बोलना एक बार फिर से, क्या क्या है मार्क्स? 25, 35, 45, 55, 65। ठीक है, तो ये एक टेबल बनी हुई है बेसिकली, है ना भाई, जिसमें जिसमें ये तो है मार्क्स, तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जर्वेशंस, और ये हो गए उसके नंबर ऑफ पीपल्स। भाई 25 मार्क्स कितने लोगों के है? 4 लोगों के है। और फिर 35 मार्क्स कितने लोगों के है? 28 लोगों के है। 45 कितने के है? 42 के। ऐसे करते करते तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई एक तरीके से। ये क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। तो ये तो हो गया एक तरीके से एफ आई, ये हो गया क्या? एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई गिवन हो तो मीन निकालना नहीं आता? निकल ही नहीं रहा। अच्छा जी, चलो तो फिर एक इसको मैं हॉरिजॉन्टली अरेंज कर देता हूँ। लेट अस से ये है मेरा एक्स आई 25, 35। आप एक काम करो, ये वाली जो शीट है ये ग्रुप में डालो। 45, 55, 65, 55, 65। सब लोग इसी शीट में से पूछेंगे वैसे भी, है ना? सीधा उसमें खोल लेंगे ना, जो आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर बता देना। 4, 28, 42, 4, 28, 42, 20 एंड 6, 20 एंड 6। तो देखो अज्यूम्ड मीन मेथड से कर लेता हूं मैं, या स्टेप डेविएशन से कर लेता हूं? अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं हम? सबसे पहले डी निकालते हैं। डी इक्वल टू, अब इसमें बीचों बीच ये वाला नंबर आ रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूं ए। अज्यूम्ड मीन इसको मान लेता हूं। डी की वैल्यू कैसे निकलते हैं? एक्स आई माइनस ए से करो। 25 में से 45 गए तो माइनस का 20, 35 में से 45 गए तो माइनस का 10, 45 में से 45 0, 55 में से 45 10, 65 में से 45 20। देन स्टेप डेविएशन भी अप्लाई कर लो चाहो तो। स्टेप डेविएशन में क्या करूंगा मैं? यू आई निकालूंगा। यू आई कैसे निकलता है? जो डी आई निकला है उसको एच से डिवाइड कराते हैं। इन सब में 10 कॉमन आ रहा है, तो एच की वैल्यू 10 ले लो, तो -20 डिवाइडेड बाय 10 -2, देन -1, देन 0, देन 1 एंड देन 2। लास्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? अब इसको एक कॉलम और बना लो, उसमें मैं क्या करूंगा? इसको उससे मल्टीप्लाई करा दूंगा। किसको? यू आई को एफ आई से मल्टीप्लाई, या एफ आई को यू आई से कर दो, कैसे भी कर दो। एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई। तो देखो -2 मल्टीप्लाइड बाय 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है? माइनस का 8 बोलते जाओ। -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस का 8। आगे -1 मल्टीप्लाइड बाय 28 माइनस का 28, उसके आगे तो 0 है तो कुछ भी होगा, 0 ही होगा। और उसके बाद 1 इंटू 20, 20, और 2 इंटू 6, 12। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये है, कितनी वैल्यू हो गई इनकी? 32। और नेगेटिव नेगेटिव ये है, कितनी वैल्यू हो गई इनकी? माइनस का 36। -36 + 32 कितना हो जाएगा? -4।
तो समेशन समेशन एफ आई यू आई कितना आ गया -4। अब फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, मीन इक्वल टू जो अज्यूम मीन माना है प्लस, और स्टेप डेविएशन मेथड में चल रहे हैं अपन, तो समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। तो ए क्या माना था मैंने, ए माना था 45, ए वॉज कंसिडर्ड एज 45, समेशन एफ आई यू आई अभी अभी आया था -4, एफ आई को जोड़ो जरा, एफ आई को जोड़ दो, तो जोड़ो 8 4 12 और 2 14 और 6 20, 4 4 8 और 2 10, 100 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं पूरे। ठीक है, तो समेशन एफ आई वैसे 100 है, एन की वैल्यू एक तरीके से 100 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 100 लगा दो यहाँ पे, इनटू एच क्या आ रहा है, एच क्या लिया था हमने कॉमन 10, काटोगे 0 से 0 कट गया ये, तो ये हो जाएगा 45 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 10 को मैं 0.4 लिख सकता हूँ, अब 45 में से 0.4 गया तो 44.6 मार्क्स। इसमें ऐसा क्या था, तो हुआ ही नहीं। हाँ चलो शीट डाल दिया आपने, कोई डाउट नहीं है ना, तो छोटा सा क्वेश्चन ऐसे भी है, ठीक है बोलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मिनट सुनो भाई सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बाय साइन पाई बाय 4, अच्छा रेडियन में एंगल, साइन पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 6 पाई बाय 3, क्या चीज ये है ना, आगे अगला ब्रैकेट 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 3। तो इट इज एन इजी क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पाई बाय 4 पाई बाय 3 ये ऐसी वैल्यूज गिवन है, एंगल जो है वो रेडियंस में गिवन है। आपको थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने कि वी मेजर एंगल एज पर हमारे तरीके से हम डिग्री में मेजर करते हैं, एक और तरीका होता है जिसमें अपन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, वो वैसे 11th क्लास में आएगा, अब आपके टीचर ने अभी बता दिया तो देख लो, बोर्ड में तो वैसे नहीं आएगा पाई बाय 4 पाई बाय 3 करके, कोई चांस ही नहीं है। हाँ पर वो क्यों होती है ऐसा नहीं बताया था। देखो एक लॉजिक होता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्रीज होते हैं, पाई रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, 180 डिग्रीज होते हैं। तो ये पाई, अच्छा जब अपन डिग्री में एंगल लिखते हैं, जब अपन डिग्री में एंगल लिखते हैं तो डिग्री लगाते हैं यहाँ पे, बट जब अपन पाई में एंगल लिखते हैं तो ये रेडियन में है, मतलब रेडियन में एंगल लिखते हैं तो ये है तो रेडियन में, बट इसको लगाने की जरूरत नहीं होती, सिंपली पाया कह देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, एक्चुअली देखो एंगल एक अलग चीज चल रही है, जैसे सपोज करो मैं लिख दूं 3 + 30 डिग्री, तो मैं 3 + 30 डिग्री को 33 डिग्री नहीं लिख सकता बेटा, ये तो एंगल है और वो एक नंबर है, ये तो एक एंगल है और वो एक नंबर है। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म सोचा जाए जिससे एंगल और नंबर सेम स्तर पे आ जाएं, भाई उनको जोड़ा भी जा सके, उनको घटाया भी जा सके, इस तरीके से। तो उन्होंने डिग्री की जगह उसको रेडियन में काउंट करना या मेजर करना शुरू किया, और रेडियन में मेजर होने के बाद ये एक रियल नंबर की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है, एक रियल नंबर की तरह काम करता है। अगर मैं यहाँ पे 3 + पाई लिखता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको 3 + 20 पाई की वैल्यू डाल दो 3.14, मतलब मैं इसको जोड़ भी सकता हूँ घटा भी सकता हूँ, ये एक रियल नंबर की तरह काम कर रहा है रेडियन में आने के बाद। ठीक है, इतना याद रखो, बाकी डिटेल में 11th क्लास में सीख ही लोगे। अभी के लिए जैसा आपने सर ने बताया मैं बता देता हूँ कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। चलो सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये याद रखना, आपके बोर्ड में वैसे नहीं आएगा। 1 माइनस साइन पाई बाय 4 साइन 45 डिग्री हो जाएगा, देखो 180 बाय 4 करोगे तो पाई की वैल्यू 180 रख दो ना, पाई की वैल्यू 180 रख दो, तो 180 बाय 4 क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, प्लस पाई बाय 3 की वैल्यू 180 बाय 3 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आगे चलो 1 प्लस
cos पाई बाय 4 यानी cos 45 डिग्रीज प्लस cos पाई बाय 3 यानी cos 60। अब कुछ बचा क्वेश्चन में, बोलो नहीं हरी। सर ये क्वेश्चन है ना शीट में भी है अंदर, ये कि इसमें सिंपलीफाइड फॉर्म में से sin 45 हाँ, इसमें डिग्रीज में और उसमें रेडियन में, रेडियन। एग्जाम में दिया ना टेस्ट पेपर में क्लास में, तो उन्होंने उसमें रेडियन दे दिया। √3/2 1 प्लस 1/√2 प्लस cos 60 1/2। तो दोनों जगह 2√2 एलसीएम आ रहा है, यहाँ पर भी 2√2 एलसीएम और वहां पर भी 2√2 एलसीएम। ठीक है, 2√2 एलसीएम लेंगे तो 1 × 2√2 2√2 माइनस √2 से √2 गया 2 बचा, 2 से 2 गया √2 बचा और ऊपर √3 भी है तो √3 × √2 √6। 2√2 × 1 2√2, 2√2 से √2 गया क्या बचा 2 बचा, 2√2 से 2 गया क्या बचा √2 बचा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इधर तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, इसके आगे 2√2 - 2 + √6 ऐसे ही रहेगा। तो √2 कॉमन ले सकता हूं मैं, नहीं √2 भी कैसे कॉमन लूंगा, हाँ √2 कॉमन ले सकती हो। देखो कैसे, 2√2 में से √2 कॉमन लिया, ठीक है 2√2 में से √2 कॉमन लिया क्या बचा 2 माइनस 2 में से √2 कॉमन लिया √2 और √6 में से √2 कॉमन लिया √3, राइट 2√2। ठीक है, √2 से √2 खत्म। सिमिलरली इधर आ जाओ नेक्स्ट ब्रैकेट में, फिर रेशनलाइज तो करना ही है लेकिन मैं थोड़ा छोटा करके रेशनलाइज करता हूँ। ठीक है, इधर भी आप वही काम करेंगे कि √2 को कॉमन ले लेंगे और इधर तो जोड़ ही दो ना यार, 2√2 और √2 क्या हो गया 3√2 हो गया एक तरीके से ना। तो 3√2 में से √2 कॉमन लिया तो 3 बच गया और 2 में से √2 कॉमन लिया तो √2 को बच गया। भाई इधर तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि √2 है और √6 है, लेकिन उधर तो जुड़ सकता है √2 और नीचे 2√2 उठा ही सही, √2 से √2 खत्म। चलो अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास ये बच गया है कि 2 - √2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + √2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। चलो करते जाओ जल्दी जल्दी। 2 × 3 = 6, 2 × √2 2√2 माइनस √2 × 3 -3√2। अच्छा माइनस √2 × √2 -2, √2 हो जाएगा और माइनस साइन है। चलो √3 से करो, √3 × 3 3√3 और √3 × √2 √6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया 2 × 2 = 4। अब इसमें सिमिलर नेचर की टर्म्स देखो तो 6 - 2 कितना हो गया 6 - 2 देखो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। अच्छा जी 2√2 में से 3 √2 गए तो एक नेगेटिव √2 बच जाएगा प्लस 3√3 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 4। देखो यही आंसर है क्या सर आई गेस तो पूरा ही आंसर आएगा 7/4 आंसर है, कैसे आएगा ये आप 7/4 क्वेश्चन सही बोला है, एक बार देखो पीछे से, एक बार वापस चेक करो। इधर देखो 1 माइनस ही है ना यहाँ पे, ये देखो 1 माइनस ही है, यहाँ पे प्लस ही है, फिर यहाँ पे प्लस ही है, यहाँ पे प्लस ही है, कहीं ये π/6 हो π/3 है तो sin π/3 √3/2 होता है, cos π/3 1/2 होता है, sin π/4 cos π/4 दोनों 1/√2 1/√2 होता है। ठीक है 2√2 एलसीएम आया 2√2 - 2 हाँ तो मेरे हिसाब से तो इसके आगे क्या सॉल्व करोगे, देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म यही तो थी 6 - 2 4, 2√2 में से 3 √2 गए, एक √2 बचा और 3√3 है ना, तो √3 से √2 से जुड़ सकता ना, √6 √2 से जुड़ सकता डिवाइडेड बाय 4। ना तो आप √2 को √3 से जोड़ सकते, ना √6 को √3 से जोड़ सकते, ना √6 को √2 से जोड़ सकते। ठीक है, तो इसके आगे क्या सॉल्व होगा, नहीं होगा। ठीक है, आपने जो किया हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो।
क्वेश्चन में चेंजेस हो सकता है, माइनस की जगह प्लस, π/3 की जगह π/6, इस तरीके से चेंजेस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ क्या। प्रूव दैट √6 इज इरेशनल। √6 को इरेशनल प्रूव करने में क्या दिक्कत है? √6 को इरेशनल प्रूव करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, √6 को a/b मान लूंगा, ठीक है, या फिर p/q मान लूंगा। पहले मैं इसको p/q मान लूंगा, फिर मैं कह दूंगा कि इसको इसके जो क्या कहते हैं उसको, को प्राइम नंबर से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके p और q कट के क्या बन गया, a/b बन गया। अब a और b को प्राइम है, a और b को प्राइम है, तो a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्या कर दूंगा इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा आगे a²/b²। ठीक है, इस b² को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 6b² इक्वल टू व्हाट, a²। अब सुनो, 6b² इक्वल टू a² का मतलब क्या, नहीं 6 को इधर ले आओ, मतलब देखो ऐसे करो, 6 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा b² की वैल्यू 6 नीचे आ गया, तो क्या आ जाएगा a²/6। अब a² को 6 से डिवाइड करके b² एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, a और b इंटीजर्स थे ना, को प्राइम थे, इंटीजर वैल्यू आ रही है, यानी कि a² 6 से डिविजिबल है, तभी तो एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। a² अगर 6 से डिविजिबल है तो a भी 6 से डिविजिबल होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 6 डिवाइड्स a। एक बात ये पकड़ ली मैंने भाई, 6 जो है a² को डिवाइड करता है तो 6 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अगर 6 a को डिवाइड करेगा तो करवा दो, करवा दिया, और बदले में कोई अलग इंटीजर ले लो c, इसका अगेन होल स्क्वायर कर दो, तो a²/6 का स्क्वायर, हाल ऐसे लिख दो 6 × 6, और c का स्क्वायर c², a²/6 की वैल्यू b² पुटअप कर दो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा b² ये क्या था नीचे 6 इक्वल टू c²। अब मैंने देखा कि यार 6 तो b² को भी डिवाइड कर पा रहा है, तो 6 b² को डिवाइड करेगा तो 6 b को भी डिवाइड करेगा 6 डिवाइड्स b। उधर से हमको आया कि 6 डिवाइड्स a, यहां से आया 6 डिवाइड्स b, इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर है 6, और a और b का अगर कॉमन फैक्टर है 6 तो फिर वो बात झूठी साबित हो गई क्या, कि a और b को प्राइम है। और ये बात झूठी साबित क्यों हुई, क्योंकि मैंने पहला अजम्पशन ही गलत लिया है, p/q की फॉर्म में ही नहीं ले सकता, बिकॉज √6 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, बाकी अपन रियल नंबर का चैप्टर अभी रिवीजन किया नहीं है, जब अपन रियल नंबर्स के चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो अपन डिटेल में फिर से देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल दिया, करो साइलेंट। इसका भी 10th का एग्जाम है क्या आज? ये 2 भेजे हैं तुमने, अरे 2 भेजे हैं, कौन सी खोलनी, ये वाला पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 5। ये बुक से स्कूल से मिला है क्या सैंपल पेपर? तो बीच में स्पेस नहीं देते क्या, ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, डिवाइड एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड करवाना है आपको, सिंपल सी बात ये है। ठीक है जी, डिवाइड कर देते हैं। क्या है 3y², 3y³ है, कोई बात नहीं, 3y³ आगे +y² +2y +5, बस। और किससे डिवाइड कराना है, 1 + 2y +, तो उसको अरेंज करो, पहले लिखो y², डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर लिखो 2y, फिर लिखो +1। आप लोगों को आता है सबको डिवाइड करना, तो 3y³ को y² से डिवाइड कराया तो 3y आएगा भाई, 3y को ये लो इधर करके देख लो, 3y³ को किससे डिवाइड कराया, y² से, तो y² से ये y टाइम्स कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3y। 3y यहाँ लिख दिया। अब 3y × y² क्या हो जाएगा 3y³, 3y × 2y क्या हो जाएगा
6y², 3y बन जाए क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। चलो क्या करेंगे, साइन चेंज, ये प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस, पहला तो कट जाएगा 3y³ माइनस 3y³, y² में से अब ये माइनस, अब ये प्लस नहीं है, याद रखना अब ये प्लस नहीं है, अब ये माइनस है। तो y², देखो ऐसे किया करो उसको सॉल्व, कि ये इधर y² है, इधर y² है, तो आंसर तो y² में ही आएगा, क्योंकि y²। अब इसके कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर लो। इसका कोएफिशिएंट क्या है +1, इसका कोएफिशिएंट क्या है +1, इसका कोएफिशिएंट क्या है -6, तो 1 - 6 क्या होता है -5, इधर पुट अप कर दो, आंसर तो y² में ही आएगा, बस कोएफिशिएंट को आपस में सॉल्व कर दो। तो व्हाट इट विल बी, इट विल बी -5y²। ठीक है, चलो इधर भी y, तो आंसर तो y में ही आना है। अब इसके कोएफिशिएंट को सॉल्व करो, ऊपर का कोएफिशिएंट क्या है +2, नीचे का कोएफिशिएंट क्या है -3, 2 - 3 क्या होता है -1, तो -1y है, तो मैं सिंपली -y लिख सकता हूँ। आखिरी वाला जो टर्म है नोट डाउन कर लो +5। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, तो दोनों की डिग्री अभी बराबर है, तो एक स्टेप एक बार और रिपीट होगा, क्योंकि हर हाल में रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अभी बराबर है दोनों की डिग्री, तो एक बार और रिपीट करना पड़ेगा स्टेप, ताकि वो छोटी हो जाए। तो पहला जो नया डिविडेंड है उसका पहला टर्म है -5y², और डिविजर का पहला टर्म वही सेम पहले की तरह क्या था y², तो y² कट के क्या आ गया -5। क्वेश्चन का दूसरा टर्म क्या आ गया माइनस, करो मल्टीप्लाई, -5 × y², माइनस का 5y², -5 × प्लस का 2y, माइनस का 10y, -5 × +1, माइनस का 5, करो साइन चेंज, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, पहली टर्म तो कटती है, -y में प्लस का 10y जोड़ दिया, प्लस का 9y, ठीक है, और +5 में नीचे फिर +5 है, ये याद रखना है ना, +5 + 5 + 10, आंसर। ये तो हो गया रिमाइंडर, ये हो गया मेरा। अब देखो इसकी डिग्री 1 हो गई ना, और उसकी डिग्री 2 है, छोटी हो गई। जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से छोटी हो, उसी स्टेप पे स्टॉप, उसी स्टेप पे स्टॉप कर दो, जो बच रहा है वही आपका रिमाइंडर। ठीक है, हाँ A, B and C आर इस शीट में नहीं है क्या, तो वैसे ही बता दो, क्वेश्चन नंबर बोलो ना। सैंपल पेपर सेकंड का है, 1 सेकंड, ये लो फर्स्ट का रूम का, 1 मिनट। तो थोड़ा सा कौन है तुम्हारा टाइपिस्ट, कौन है स्कूल में, उसको समझाओ ये कैसे टाइप, वर्गीस सर टाइप थोड़ा करते होंगे, वर्गीस सर टाइप नहीं करे। हाँ जी, कौन सा है बोलो, अरे बोलो बोलो, 12th। आप उन टाइपिस्ट के पास जाना, बोला ऐसे ऐसे वैसे मत लिखो, इंग्लिश का पेपर नहीं है जो ऐसे एक ही बार में पूरा ऐसे पता ही नहीं कहाँ कहाँ कॉमा आ रहा है, कहाँ क्या आ रहा है। हम लोग पेपर बनाते हैं, उसमें देखते हो ना कितनी इंडेंट वगैरह होती है। हाँ 1 मिनट पहले अवनी की सुन ले, 1 मिनट अवनी की सुन ले। हाँ अवनी आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 12, ABC आर 3 इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ABC 3 इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी बताओ बस। लेकिन सुनो मेरी बात, ABC आर 3 इवेंट्स जो हैं, मेरी बात सुनो, तो वो एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट के हैं, ऐसा कहां गिवन है। मेरी बात सुनो, सपोज करो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सुनना, सपोज करो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट करूं, कुछ भी किया, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया मैंने, है ना। अब वो 3 इवेंट्स का समझ नहीं आ रहा ना, 2 इवेंट्स का तो क्या सिक्का उछालो 2 इवेंट्स हो सकता है ना, 3 का समझ नहीं आ रहा भाई, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 3 चीजें हो सकती हैं, 3 आउटकम्स हो सकते हैं। मैंने कहा एक आउटकम ये हो सकता है, एक आउटकम ये हो सकता है, और एक आउटकम ये हो सकता है। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि दिव्यांग अगले एग्जाम में क्या होगा, पास होगा या फेल होगा, पास होगा या फेल होगा। तो मैंने सपोज करो 3 इवेंट्स मान लिया, तो पास होगा या फेल होगा या बहुत बुरा फेल होगा। अच्छा बहुत बुरा पास होगा, बहुत अच्छा पास होगा, मतलब पास होगा बहुत अच्छा पास होगा, ऐसे करके कोई भी 3 इवेंट। तो अगर उन 3 में से मैंने 2 की प्रोबेबिलिटी बता दी, तो तीसरे की प्रोबेबिलिटी अपने आप पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि चांसेस है कि दिव्यांग पास होगा, इसके चांसेस है मान लो 30%, और मैंने कहा कि दिव्यांग बहुत अच्छी तरीके से पास होगा, इसके चांसेस है 50%। तो एक केस जो रह गया दिव्यांग फेल होगा, उसके चांसेस नहीं निकाल सकते क्या, वो प्लस करके 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन जब मैंने ये कहा
कि इस एक्सपेरिमेंट के ये 3 आउटकम्स हो सकते हैं, तब ऐसा कर पाए ना। ये 3 आउटकम सेम एक्सपेरिमेंट के ऐसे इंफॉर्मेशन तो हो। मान लो ए इवेंट है किसी एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम, बी इवेंट है किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट का आउटकम, सी इवेंट है किसी तीसरे एक्सपेरिमेंट का, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। मान लो ए इवेंट है डाइस उछालना, मैं डाइस उछालने पे 5 आना, ए इवेंट मान लो ये। बी इवेंट मान लो कॉइन उछालने पे हेड आना, और सी इवेंट है पत्ते उछालने पे जैक आना। अब इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? तो एक इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, आपका आंसर सही है भाई, एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ ए रैंडम, एक सेम या फिर ऑफ सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट के अगर ये 3 आउटकम्स हैं, तो अगर ए के चांसेस ये हैं 3/11, बी के चांसेस ये हैं, तो सी के चांसेस क्या हो जाएंगे? ए के और बी के चांसेस जोड़ दो तो 3/11 प्लस 2/7, एलसीएम ले लूंगा मैं 77, 11 7 जा 77, 7 3 जा 21, 7 11 जा 77, 11 2 जा 22, 24/77। तो इन दोनों के चांसेस मिला के इतने हो गए। अब बचे हुए के चांसेस कैसे निकालोगे? इसको 1 में से माइनस कर दो। गलत किया क्या कुछ? 11 7 जा 7, अच्छा 21 था, सॉरी। तो 21 प्लस 22 2 2 4 43/77। ये तो इन दोनों के चांसेस हो गए, ए और बी के घटित होने के चांसेस हो गए। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी ना घटित होगा, सी घटित होगा, इवेंट सी के होने के चांसेस। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, उसमें से ए और बी के चांसेस घटा दो। तो 77 अगेन एलसीएम 77 माइनस व्हाट 43, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 34/70। इजी। हाँ एक मिनट, निहारिका बोलो। ठीक है आप बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो ना बेटा, बोलो बोलो, चलो बोलो। हम्म 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 If a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear, then the required condition is, then the required condition में a और b की वैल्यू पूछी है या क्या पूछी? कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? तीनों पॉइंट्स मिला के कोलिनियर बनाते हैं। हाँ तो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ हम ये कह सकते हैं कि इन अगर ये कोलिनियर है तो इन तीनों पॉइंट से जो एरिया बनेगा, मतलब ट्राइंगल बनेगा, लेटस से ये पॉइंट ए है, लेटस से ये पॉइंट बी है, लेटस से पॉइंट सी है, तो एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है। देखो स्क्रीन पे, लेटस से ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी, इसका एरिया कुछ भी मान लेते हैं। बोलो दिव्यांग क्या माने इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या माने? कुछ भी बोल दे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मान ले, 50, ठीक है ठीक है। अब सपोज करो ये ए पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे दबा दूं, ए सपोज करो मेरा यहां शिफ्ट हो जाए, तो पहले से अब एरिया कम हो जाएगा 25, अच्छा और दबा दो, और दबा दो, और कम हो जाएगा, और दबा दो, और कम हो जाएगा, इसी में मिला दो, क्या हो जाएगा? 0। तो क्या साबित हुआ कि अगर तीन कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाए होने वाले पॉइंट्स हो गए, तो 3 कोलिनियर पॉइंट से अगर एरिया इमेजिन किया, ट्राइंगल इमेजिन किया जाए, 3 कोलिनियर पॉइंट से अगर ट्राइंगल इमेजिन किया जाए, तो ट्राइंगल एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देता है, जिसका एरिया क्या माना जाता है? 0। ठीक है, क्लियर है? तो मैं क्या लिख दूंगा कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स विल बी 0। ठीक है, पूरा लिखना, क्या लिखोगे? देन द रिक्वायर्ड कंडीशन इज द एरिया फॉर्म्ड बाय these given 3 points, these area, ऐसे नहीं, रुको रुको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by, area of triangle formed by these 3 points will be 0, will be 0। ठीक है, क्या फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन पूछने का तरीका ही गलत, ऐसे करना चाहिए था फिर उनको। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीस 3 पॉइंट्स विल बी, फिर इधर ब्लैंक देना चाहिए था, ब्लैंक तो केवल इधर आना चाहिए है ना। चलो नेक्स्ट बताओ।
थर्ड का 11th और 12th, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वाला। हाँ जी, क्या दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ द, नहीं 11th वाला ये, देखो भाई देखो, ये तो है मेरे ऑब्जर्वेशंस। एक्स क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस। एफ होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। भाई 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 15, 5 बार, 20 पी बार रिपीट हो रहा है, तो पी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अच्छा, ये सी एफ दे रखी है और उसके अलावा ये सी एफ दे रखी है। देखो भाई मुझे एक चीज बताओ, हाँ ये सी एफ में मिस्टेक है, वेरी गुड। देखो ये 2 है, तो 2 प्लस 5 क्या आना चाहिए था, 7, तो इसको तो 7 कर दो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाली टर्म होती है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होती है क्या, तो n की वैल्यू क्या आ गई 15, और इन सब का सम करता हूं तो भी तो n आता है, तो इन सब का सम करो, 2 प्लस 5 7 प्लस 3 10 प्लस 2 प्लस p, यानी 12 प्लस p की वैल्यू 15, p की वैल्यू 3, आंसर। ठीक है, आप कुछ मत करो, सबका टोटल आखिरी वाले से मैच कर लो, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाले टर्म की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो टोटल के बराबर ही होती है, और इन सब का जो टोटल होगा वो भी टोटल ही होगा, तो उसको टोटल से इक्वेट करते पी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 12th, व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट 1। अभी भी तो बताया मैंने, एक कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, उसके जितने भी इवेंट्स का मतलब मानो आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं, भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सबकी होने की संभावना को जोड़ दें तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ठीक है ना, आंसर इसका। और इसमें नहीं है क्या, इसमें नहीं है, अच्छा आपने नोट कर रखा है, इसी शीट में, 2 शीट्स है ना इसी शीट में, हाँ थर्ड का 10th, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी से ऊपर ही तो था, इसलिए तो कह रहा हूं इधर भी थोड़ा ध्यान दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 25 cos 65 cos 25 sin 65 sin square 25 sin square 65। हाँ जी, देखो जी क्या है, एक बार बोल दो चलो, sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 प्लस sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65, यही है। ठीक है, देखो ये sin 25 है, cos 65 है, cos 25 है, sin, इसके अंदर इतने से पार्ट में तो आप एक काम कर लो, सारे एंगल सेम कर लो, सारे एंगल या तो 25-25 डिग्री के कर दो, ये सारे एंगल 65-65 डिग्री के कर दो। इसका आंसर 1 नहीं 2 आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, देखते हैं अभी। हाँ उस पार्ट का बना जाएगा, नीचे वाले पार्ट का अगेन बना जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। देखो सपोज करो मैं sin 25 को तो sin 25 ही लिख दूं, और 65 को भी मैं 25 लिखना चाहता हूं, तो 90 - 65 कितना होता है, 25 होता है, तो अगर मैं cos को sin लिख दूं तो 90 - 65 25 हो जाएगा, मैंने इसको चेंज किया है ना, प्लस वो ऑलरेडी 25 है, भाई सबको 25 बना दो या फिर सबको 65 बना दो, cos 25 sin 65, तो sin को जैसे मैं cos लिखूंगा तो 65 बिकम्स 25, प्लस हाल फिलहाल के लिए अब इन दोनों को सेम, मतलब इसमें भी 25 है तो इसमें भी 25 कर दो, तो sin स्क्वायर 25 प्लस cos, sin स्क्वायर की जगह अगर मैं cos स्क्वायर कर दूं तो 65 अगेन बिकम्स 25, sin 25 व्हाट, sin स्क्वायर 25, cos 25 इंटू cos 25 व्हाट, cos स्क्वायर 25, उसके बाद क्या है sin स्क्वायर 25, फिर उसके बाद क्या है cos स्क्वायर 25, तो या तो इन दोनों को जोड़ के 1 कर दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, और ये भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, ऐसे करके 2 कर लो, और नहीं तो sin स्क्वायर 25 sin स्क्वायर 25 2 sin स्क्वायर 25, cos स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 25 2 cos स्क्वायर 25, दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचता है sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 बिकम्स 2, कैसे भी कर सकते हैं, अलग अलग कर लो या पहले दोनों को जोड़ के करो। ठीक है, नेक्स्ट, खत्म डाउट्स, सेक्शन बी का 8, विच टर्म ऑफ द एपी इज एनी टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी इज 81, इस एपी की कौन सी टर्म है 81,
ठीक है, विच टर्म का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको n की वैल्यू निकालनी है और an की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इस AP के हिसाब से मुझे बताओ A क्या है 21, D क्या है 18 माइनस 21 इज माइनस का 3, और विच टर्म का क्वेश्चन है, दैट मींस an तो गिवन होगा और n पूछा होगा, an तो गिवन होगा, n पूछा होगा, और an क्या गिवन होगा 81। ठीक है, और एक और हिंट दिया था, अगर ऊपर th लगा हुआ है तब तो वो n की वैल्यू है, अदरवाइज वो an की वैल्यू। 81 के ऊपर th लगा हुआ है क्या, 81 ऐसे लिखा हुआ है क्या, तो ये n की वैल्यू तो नहीं है, अदरवाइज ये क्या हो जाती है an की वैल्यू हो जाती है। तो ये an की वैल्यू है 81। यहां से n निकाल सकते हो आप फॉर्मूला से, क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू पुटअप करिए 81, a की वैल्यू है 21 प्लस n तो निकालना है इंटू डी की वैल्यू। ठीक है, चलो 21 को इधर ले आओ, 81 माइनस 21 कितना होता है 60, फिर n माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो n इंटू माइनस 3 या माइनस 3 से डिवाइड करा देंगे बाद में अपन। ठीक है, n माइनस 1 इंटू माइनस 3 रहने दो और माइनस 3 से डिवाइड करा दो यहाँ पे, तो माइनस 20 आ जाएगा। हाँ, n की वैल्यू माइनस में आ रही है, एक मिनट फिर से देखो 81 21, हाँ n की वैल्यू माइनस में आएगी। इस टर्म में कोई भी टर्म 81 हो सकती है क्या, अरे 21 18 15 कम होती जा रही है, एपी कम होती जा रही है, 21 18 15 अब अगली 12 होगी, तो ये तो कम होती जा रही है। तो इस एपी में कभी भी 81 आएगा क्या, कभी भी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा देयर इज नो सच टर्म 81 इन दिस गिवन एपी। कैसे सोल्व करेंगे हम, इसके आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 की वैल्यू माइनस 20, तो n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, दैट मीन्स माइनस 19, और n इज नेगेटिव, here n is negative, here n is negative, which is not possible, which is not possible। भाई आपकी जो n की वैल्यू है वो हर हाल में क्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए, पॉजिटिव में भी नेचुरल नंबर आनी चाहिए, पॉइंटों में भी नहीं आनी चाहिए, जैसे n की वैल्यू 2.5 आ गई पॉजिटिव है, चलेगी क्या, नहीं चलेगी, नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए 1 2 3 4 5। अगर नेचुरल नंबर है तो ही वो सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज वो सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं क्या कह दूंगा कि इस टर्म में कोई भी टर्म, इस एपी में कोई भी टर्म 81 कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, और आगे फिर उसने पूछ लिया कभी जीरो हो सकती है क्या, फिर अगला क्वेश्चन है जीरो हो सकती है क्या, तो आप 81 की जगह जीरो पुटअप करके देख लो। भाई पहले 81 के लिए पूछा, फिर पलट गया, फिर पलट के क्या कहता है कि नहीं अब जीरो बता, जीरो हो सकती है क्या, तो जहां आप an की जगह 81 रख रहे थे अब जीरो रख के देख लो, भाई जीरो इसकी कभी भी कोई टर्म हो सकती है क्या, जीरो, तो 21 जीरो माइनस 21 क्या हो जाएगा माइनस 21, माइनस 21 से माइनस 3 डिवाइड हो गया क्या हो जाएगा प्लस 7, ये लो हो गया पॉजिटिव, तो n की वैल्यू 8। तो भैया आठवीं टर्म जीरो होगी, कैसे नहीं हो सकती, करके देख ले, आठवीं टर्म इसकी जीरो हो जाएगी, करके देख ले भाई, पहली दूसरी तीसरी चौथी बोलना, 3 कम करो 12, 3 कम करो 9, 3 कम करो 6, 3 कम करो 3, 3 कम करो 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8वीं टर्म जीरो हो गई ना, तो जीरो तो हो सकती है लेकिन अब घटती जा रही है, तो 81 तो कभी आएगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इस शीट को बंद करें, अगला दूसरी शीट, इसी में ही स्टार्टिंग में हाँ, इफ x इज इक्वल्स टू माइनस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन, यानी कि x की वैल्यू, मतलब x इक्वल्स टू माइनस इसका रूट है, दैट मींस x इक्वल्स टू माइनस इसको सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो करवा दो, x की वैल्यू माइनस ए रखी, x स्क्वायर है तो x की वैल्यू माइनस ए रख दो, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3a, x की वैल्यू माइनस ए रखो 3a इंटू माइनस ए प्लस फिर क्या है k इक्वल टू 0, यहां से k की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ a, तो माइनस ए का स्क्वायर a स्क्वायर, 3a इंटू माइनस ए माइनस 3a स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू प्लस का 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ठीक है, हाँ अपन जब कंस्ट्रक्शन में लाइन डिवाइड करते हैं, लाइन सेगमेंट तो ट्रायंगल बनाते हैं, सिंगल ट्रायंगल, उसमें अगर न्यूमरेटर बड़ा है रेशियो में तो ट्रायंगल आउटसाइड रहेगा इनसाइड। लाइन है सपोज करो ये ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल बना रहे हो, ओके
लेट अस से ट्राइंगल, लेट अस से ट्राइंगल, हाँ न्यूमरेटर बड़ा है, लेट अस से 5 है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऑब्वियसली जो नया ट्राइंगल बनेगा बड़ा बनेगा ना। हाँ ये इससे डिसाइड होता है, ये बड़ा है तो नया ट्राइंगल बड़ा बनेगा, ये छोटा है तो नया ट्राइंगल छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो नया ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा। हाँ जी नेक्स्ट, डन। हाँ दिव्यांग पूछो। का 7 डी कह रहा है क्या लास्ट? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी उस 15, ये वाला। चलो ये क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी के शुरू के 15 टर्म्स का सम चाहिए, दैट मींस आपको S15 चाहिए, ये तो आपको चाहिए, ठीक है। गिवन क्या है, 5वीं और 9th टर्म्स गिवन है, अरे 2 टर्म्स गिवन हो तो कुछ भी निकाल लो, 5th एंड 9th टर्म्स ये है तो 5th टर्म ये है यानी A5 ये है यानी A+4D ये है, क्या है 5th टर्म क्या है 26, फिर 9th टर्म क्या है यानी A9 क्या है यानी A+8D क्या है 42, माइनस करो इसको, इसमें से A में से गया खत्म, 8D में से 4D गया 4D, 42 में से 26 गया तो 14 और 2 16, D की वैल्यू 4, D की वैल्यू 4 को उसी में पुटअप कर दो, तो A+4 × 4 यानी कि 16 इक्वल टू 26, तो A की वैल्यू 26 माइनस 16 गिव्स मी 10, A आ गया, D आ गया, अब आपको क्या चाहिए S15 चाहिए, फॉर्मूला में रख दो, ठीक है। हाँ बोलो डन, आपका हो गया, सोनाक्षी आपका हो गया, दोनों साथ में आए थे, निकलो, वाई टू वेस्ट टाइम, जिसका हो गया निकलते जाओ, आपके साथी का भी हो गया आपका भी हो गया, तो फिर क्यों वेट करते हो। हाँ सभी का हो गया, निकलो। क्या 7 पॉइंट क्या कह रहे, तेज बोलो, इसी का ही ना, इसी का ही कह रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कौन सा कह रहे हो, 7th क्वेश्चन, ये वाला, फर्स्ट का थर्ड, ये वाला द पेयर ऑफ इक्वेशन वाला, द पेयर ऑफ इक्वेशन x equals to 2 and y equals to 3 represent lines on graphs which intersect at, देखो भाई देखो, ये क्या कह रहा है कि एक लाइन है x equals to 2, एक लाइन है y equals to 3, इन दोनों से लाइंस रिप्रेजेंट होंगी, बिल्कुल रिप्रेजेंट होंगी, तो लाइंस जब रिप्रेजेंट होंगी तो ये लाइंस इंटरसेक्ट कहां करेंगी, कौन से पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो देखो कॉमन सेंस है, कौन कौन सी लाइंस है हमारे पास, एक तो है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, तो वो इंटरसेक्ट भी 2,3 पे करेंगे ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल टू 3, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन किस पे होगा 2,3 पे होगा, कैसे होगा सर बता दो, ये लो देख लो, लेट अस से कि ये है कार्टेशियन ग्राफ, एक लाइन है x इक्वल्स टू 2, एक लाइन है y इक्वल्स टू 3, आपको पहले बताया था 9th में भी बताया था कि अगर x इक्वल्स टू 2 लाइन है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये किसके पैरेलल होगी y एक्सिस के, और ये किसके पैरेलल होगी x एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल ऐसी लाइंस बनती हैं सीधी और x इक्वल टू 2 पे बनेगी, लेट अस सपोज करो ये है x इक्वल टू 2, तो ऐसी लाइन बन जाएगी, ये हो गई मेरी लाइन, ये लाइन कैसी हो गई x इक्वल टू, देखो इस लाइन पे कहीं पर भी चले जाओ x कोऑर्डिनेट 2 ही मिलेगा, ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ यहाँ पे आ जाओ, हर जगह x कोऑर्डिनेट 2 ही है, जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,0, थोड़ा आगे चल जाओ इस पॉइंट के 2,1 हो जाएंगे, फिर आगे चल जाओ 2, तो x कोऑर्डिनेट तो 2 ही मिलेगा, नीचे आ जाओ तो 2,-3 ले लो, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो 2 ही मिला ना, उसने क्या कहा था x बराबर 2, तो ये एक ऐसी लाइन है जिसमें x हमेशा बराबर 2 है, ठीक है। अब दूसरी लाइन सुनो, दूसरी लाइन कह रहा है y बराबर 3, तो y बराबर 3 आपको हिंट भी दे रखा है मैंने, कैसी लाइन होगी x एक्सिस के पैरेलल होगी और 3 की सीध में होगी, तो 3 मान लो 1 2 3 यहाँ है, ये 3 है, मान लो ये 2 था ये 3 है, तो ऐसी लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई y इक्वल टू 3, अब ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है,
जब ये 2 है तो ये भी 2 है, जब ये 3 है तो ये भी 3 है, तो इंटरसेक्शन 2,3 पे हो जाएगा। भाई ये 2 है ना, ये 2,0 था ना, तो इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या था 0,3 था, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इतनी डिस्टेंस 2 है, इतनी डिस्टेंस 3 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2,3। और डायरेक्ट ट्रिक क्या है, वहीं से उठा लो। डायरेक्ट ट्रिक क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 2,3। ठीक है ना, ओके। अगर सिंगल फॉर्म में दे रखी है, जैसे x बराबर 5, x बराबर 6, अगर 2 वेरिएबल में दे रखी है, सपोज करो ये x बराबर 2, ये इक्वेशन केवल सिंगल वेरिएबल में दे रखी है, लेकिन यही इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 2 हो, और दूसरी इक्वेशन भी मान लो सिंगल वेरिएबल में, जैसे y बराबर 3 दे रखी थी, दूसरी इक्वेशन में मान लो डबल वेरिएबल में हो, जैसे 2x माइनस वाई बराबर 6 हो, तो फिर तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले फॉर्मूला से। हाँ, अगर सिंगल सिंगल वेरिएबल में है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही होगा 2,3, और डबल डबल वेरिएबल में तो फिर 3 फॉर्मूला कौन से हैं, 3 मेथड कौन से बोलो सृष्टि? हाँ, लीनियर दिख रही है आपको, क्वाड्रेटिक दिख रही है? हाँ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर डबल वेरिएबल में है तो फिर वो 3 तरीके, सिंगल वेरिएबल में तो डायरेक्ट आंसर 2,3। नेक्स्ट, इसमें बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो। 10, ये 9, द मीडियन ऑफ द मार्क्स। हाँ जी, मीडियन, इधर देखो भाई, मीडियन कैसे निकालते हैं? पहले इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे छोटा 3, 5, 7, 9, 10, 12। अब अगर ये क्वेश्चन आधे एक नंबर का है, तब तो क्या करना है, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? बीचों बीच वाला ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6, तो बीचों बीच कोई आ ही नहीं रहा, 6 ऑब्जर्वेशन इवन नंबर्स हैं, तो बीच में 2 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, इन दोनों का एवरेज ले लो, तो 7 और 9 का एवरेज 8 होता है आंसर। तो ये तो गया डायरेक्ट तरीका भाई, 7 + 9 16, 16 डिवाइडेड बाई 2। और अगर बड़े 1 या 2 नंबर में आता है तो फिर तरीके से करना पड़ेगा। कैसे? n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 विच इज इवन, विच इज इवन। अब इवन नंबर के केस में मीडियन का नोटेशन होता है m से। कैसे निकालते हैं अपन मीडियन इवन नंबर के केस में, याद है आपको? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। n कितना है? 6, 6/2 यानी थर्ड, 3 के आगे th नहीं लगता, rd लग जाता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस n/2, n की वैल्यू 6 है तो 6/2, 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 7। व्हाट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन उसके अगला? 9 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। ठीक है, ये तो कब करना है? जब पूरा स्ट्रक्चर से करना हो आपको, दैट मीन्स आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हो। और अभी जैसे आधे 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो मीडियन का मतलब याद रखो, मीडियन का मतलब बीचों बीच, जो बीचों बीच में खड़ा है। अगर बीचों बीच में अकेला आदमी खड़ा है तो वही मीडियन है, बीचों बीच में 2 आदमी खड़े हैं तो इन दोनों का एवरेज ले लो। ऑड नंबर होता तो बीचों बीच एक ही आदमी मिलता, वही आंसर होता। लेटर से आगे मैं अगर 14 भी लगा दूं, तो अब बीचों बीच कौन दिखेगा आपको? 3 5 7 इधर से हटाओ, 10 12 14 उधर से हटाओ, बीचों बीच 9 दिख जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। भाई ऑड नंबर में तो बीचों बीच एक आदमी वैसे मिल जाएगा ना, ठीक है। और अगर ऑड नंबर है तो फिर फॉर्मूला इस तरीके से, फॉर्मूला क्या होता है याद है? n+1/2th ऑब्जर्वेशन, बस सिंपल। ठीक है ना, अगर ऑड नंबर हो तो फॉर्मूला वाइज ऐसे, और कॉमन सेंस वाइज बीचों बीच का आदमी। बट वो करने से पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कंपलसरी है, फिर आगे की कहानी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई? नो? हाँ बताओ। Find two consecutive odd positive integers, sum of whose square is 290. देखो भाई, क्वेश्चन है सृष्टि का, फाइंड टू consecutive odd positive integers.
integers sum of whose squares is 290. हाँ हाँ ठीक है. फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 20. तो सृष्टि का सवाल सुनो पहले. तो सॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं पूछा सृष्टि ने. सृष्टि ने बस एक छोटी सी बात पूछी है इसमें. क्वेश्चन है कि दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, एक के बाद एक, है ना. दो लगातार ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं पहले तो मुझे बताओ. इंटीजर पूरे नंबर. तो अगर मैं इंटीजर की एक सीरीज बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगी, ध्यान से देखना. ऐसे बनेगी -4 -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ऐसे इंटीजर्स होते हैं. नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं. न्यूट्रल मतलब 0 भी होता है. अब इंटीजर्स में कैसे चाहिए आपको? पॉजिटिव चाहिए. तो आपका पत्ता साफ, पॉजिटिव तो यहीं से शुरू होंगे. पॉजिटिव में भी कैसे चाहिए? ऑड क्या होते हैं? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये ऑड होते हैं. तो यानी कि अब जो नई सीरीज बनी वो ऐसी बन गई 1 3 5. मतलब छांट ली मैंने सीरीज को, फिल्टर कर दिया ना. फिल्टर करके कैसी सीरीज बन गई? इस तरह की बन गई सृष्टि. आप मुझे सृष्टि एक चीज बताओ, हर एक के बीच में कितने का गैप है? 2 का या 1 का? तो फिर अगर एक x है तो अगला x+2 नहीं होगा क्या? जब गैप ही 2 का है भाई. 1 और 3 में कितने का गैप है? 2 का गैप है ना. 3 और 5 में कितने का गैप है? अगर मैं इसको एपी मान लूं, अगर मैं इसको एपी मान लूं तो d जो है वो 2 आएगा या 1 आएगा? 2 आएगा. समझ में आई बात? क्लियर है. अब इसका डाउट, सृष्टि का डाउट ये था कि सर ऑड है ना, ऑड तो फिर 1 आना चाहिए, ऐसे कह रहे थे. और इवन है तो 2 आना चाहिए. तो अब आप एक डायरेक्ट चीज याद रखना, यहाँ पे पॉजिटिव ऑड हो या इवन हो, ऑड हो या इवन हो, हमेशा 2-2 का गैप होता है. क्योंकि ऑड नंबर्स में भी 2-2 का गैप होता है, 1 3 5 7 9. और इवन नंबर्स में भी 2-2 का ही तो गैप होता है, 2 4 6 8 10. तो ऑड और इवन हो फर्क ही नहीं पड़ता. ऑड और इवन हो फर्क ही नहीं पड़ता. दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा? अगर पहला इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर x+2 हो जाएगा. इनका स्क्वायर करना है, फिर सम करना है. ये कर दिया इसका स्क्वायर, ये कर दिया इसका भी स्क्वायर, ये कर दिया सम बराबर, ये क्या है? 290 आंसर. मतलब ये इक्वेशन बन गई. इसको सॉल्व करना. इक्वेशन सॉल्व करके बताऊं आगे या हो जाएगी? हो जाएगी. आपको करके बतानी है किसी को इस इक्वेशन को सॉल्व? बस इक्वेशन बनाएंगे कैसे वो याद रखना. ठीक है बेटा. ऑड हो या इवन हमेशा x+2 ही आएगा. ये कंफ्यूजन करने के लिए भाई ऑड वर्ड रख देता है, ना भी रखता इवन भी रखता तो भी मैं x+2 ही लिखता. ठीक है. सैंपल पेपर सेकंड का सेकंड. ये वाला राइट द मिसिंग टर्म. सेकंड का सेकंड तो ये है. दूसरा है क्या सैंपल पेपर? सेकंड का सेकंड. ये वाला सम ऑफ एन टर्म्स. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी ये है. तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस. देखो क्या कह रहा है. SN ये है सम ऑफ एन टर्म. देखो अभी भी क्वेश्चन में गलती है. सम ऑफ एन टर्म्स की जगह क्या लिखना चाहिए? बताओ क्वेश्चन में क्या गलती है. चलो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज वाइज क्या गलती है? इस स्टेटमेंट में बताओ लैंग्वेज वाइज क्या गलती है. सम ऑफ एन टर्म्स कौन सी एन टर्म्स? दे शुड राइट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. आपको हमेशा बताया सम हमेशा फर्स्ट एन टर्म्स का होता है. फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 6 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स. कौन सी एन टर्म्स? मैं तो बीच में से भी ले सकता हूं, मैं तो आखिर की भी ले सकता हूं. फॉर्मूला हमेशा हमको शुरुआत से मिलता है. तो ये लैंग्वेज वाइज गलती है, जाके टाइपिस्ट को बोल के सही करवा देना. ठीक है. अब फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है, स्कूल की इज्जत खराब होगी, कोई बार का बड़े अच्छा लगता है. 3n² -5 है ना. 3n एन ही है ना. ये थोड़ा बड़ा करूं क्या? 3n ही है ना भाई. 3n² -5. तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स अगर 3n² -5 है तो d की वैल्यू पता करनी है. तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को आप ऐसे लिख सकते हो. क्या है वो? 3n² -5. तो सुनो, अगर मैं यहां से s1 निकालूं तो n की जगह 1, 3 की जगह 1 का स्क्वायर -5 करना सॉल्व. 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 × 3 3, 3 -5 -2. और अगर मैं दो टर्म्स का सम निकालूं तो क्या हो जाएगा? 2² -5. तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 -5 7.
12 माइनस 5 7 ना, 2 2 का स्क्वायर 4, 4 या 12 माइनस 5 7। यानी कि कुछ टर्म्स रखी हुई हैं ऐसे, कुछ टर्म्स रखी हुई हैं ऐसे, सुनो ध्यान से। पहली टर्म का जो सम होगा वो खुद पहली टर्म नहीं होगी क्या? मैंने कहा पहली टर्म का सम बताओ, तो पहली टर्म का सम वो खुद ही होगी। दो टर्म्स का सम 7 है, दैट मीन्स इन दोनों का सम क्या है? 7 है। दो S2 का मतलब ये नहीं है कि दूसरी टर्म, वो A2 का मतलब होता है, दूसरी टर्म का मतलब है A2। यहां पे S2 का मतलब क्या है? दो टर्म्स का सम, यानी पहली और दूसरी टर्म का सम, राइट? ठीक है, तो अगर इन दोनों का सम जो है 7 है तो यहां पे मुझे 9 लिखना पड़ेगा, -2 + 9 तो 7 होगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 9 माइनस -2 यानी 11 का कॉमन डिफरेंस है। अभी भी नहीं समझ में आया तो छोड़ो सारी बातें, S1 और S2 तो लिख दिया सबने। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आप कोई भी टर्म कैसे निकाल सकते हो, उतने टर्म के सम में से उसके पिछले टर्म का सम माइनस कर दो। जैसे आपको A1 निकालना है तो A1 तो S1 के बराबर ही होता है, ये तो पता हुआ है, तो A1 S1 के बराबर यानी कि -2। A2 निकालना है तो S2 माइनस S1। भाई अगर जो भी टर्म निकालनी है उतने ही टर्म का सम लो और उससे एक कम टर्म का सम माइनस कर दो, तो A2 की वैल्यू S2 माइनस S1 हो जाएगी। S2 और S1 दोनों ही निकाले हुए हैं आपने। S2 कितना है? 7, S1 कितना है? -2, 7 माइनस -2 9। आपके पास A1 भी है, आपके पास A2 भी है, तो D कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 से निकलता है। A2 क्या है आपके पास? 9, और A1 क्या है आपके पास? अगेन -2, 9 + 2 बोले तो कॉमन डिफरेंस आ गया 11। ठीक है, ठीक है, कोई भी दो लगातार टर्म्स निकाल लो, जरूरी नहीं है S1 S2, आप S2 S3 निकाल लो, उससे A2 A3 निकाल लो, आप S5 S6 निकाल लो, उससे A5 A6 निकाल लो, कोई भी दो लगातार टर्म्स निकाल के उसका डिफरेंस देख लो, वही कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है ना? बट सबसे आसान ये होगा कि S1 S2 ही निकाल लो। क्यों? क्योंकि जो S1 होता है वो A1 होता है, सीधे सीधे ही आ जाता है। और फिर S2 की मदद से A2 कैसे निकाल लोगे? S2 माइनस S1। ठीक है, हाँ बताओ। नहीं इसमें नहीं है क्या? इस शीट में है क्या? अच्छा बोलो, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ओपन AP इज 13। यस, फाइंड द मिडिल टर्म। तो शुरू की 30 30, ठीक है। अगर शुरू की 3 टर्म्स, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म का सम कितना है? क्या है? 30। तो मिडिल टर्म पता करनी है, यही क्वेश्चन है। जो पहली टर्म होती है AP की, ऑफ एन AP भी लिखा हुआ है ना, ऑफ एन AP, तो ये AP है। तो जो पहली टर्म होती है उसको A लिख सकते हो, जो दूसरी टर्म होती है उसको A + D लिख सकते हो, और जो तीसरी टर्म होती है उसको 2D लिख सकते हो। इक्वल टू कितना हो गया? कितना हो गया? 30। A + A D + 2D इक्वल टू कितना हो गया? 3 कॉमन, क्या बचा? A + D 30। 3 से ये 10 टाइम्स कट गया, तो A + D की वैल्यू क्या आ गई? आप कहोगे सर A + D की वैल्यू आई ना, कौन सी बड़ी बात है? अरे A + D तो था सेकंड टर्म, 10 आंसर। सेकंड टर्म A + D तो माना था मैंने, A + D की वैल्यू निकाल ली ना 10, तो मिडिल टर्म 10 ही होगी। बट अब इस क्वेश्चन में कोई पूछे कि पहली और तीसरी टर्म भी बताओ, तो आप कहोगे नहीं पता कर सकते, कुछ भी हो सकती है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस इक्वेशन से, केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन निकलती है कि A और D का सम 10 है, बस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का सम 10 है। उसके अलावा सपोज करो मैं नेगेटिव में सीरीज चलाऊं या पॉजिटिव में सीरीज चलाऊं, एग्जैक्टली D जब तक पता नहीं चलेगा तब तक नहीं पता चलेगा कि पहली टर्म क्या है और दूसरी टर्म क्या है। ठीक है, देखो मैं अलग अलग टर्म्स रख के इसका सम 30 कर सकता हूं। देखो ध्यान से, मैंने मिडिल टर्म 10 रख दी ना, मेरी मर्जी है मैं यहां पे सपोज करो 5 लिख दूं। ठीक है, 5 नहीं 15 हो जाएगा वो तो। अगर मैं D की वैल्यू 5 रखता हूं तो A की वैल्यू क्या हो जाती है? 5। नहीं 5 तो नहीं रख सकते, तो क्या रखूं? 20। हाँ 20 10 0, 10 कम हो रहा है, और उल्टा भी कर सकते हो, 0 10 20, 10 बढ़ा दो।
तो ये अगल बगल की टर्म्स का अभी भी ऐसे ही रहेगा कि क्या होगी कुछ कह नहीं सकते जब तक डी पता नहीं चलेगा, लेकिन मिडिल टर्म फिक्स है, a प्लस डी की वैल्यू फिक्स है 10, ठीक है। तो इसलिए उसने पूछी भी मिडिल टर्म है, क्योंकि और कोई चीज इतनी सी इंफॉर्मेशन निकाले भी नहीं जा सकती, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। बोलो बोलो। पार्ट ए पे आ गए, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पे आ गए। पार्ट बी तो पहले पार्ट बी पे थे हम, ये लो पार्ट बी, ये लो। हाँ, साइन ऑफ ए प्लस बी 1 है, कॉस ऑफ ए माइनस बी √3/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर 1 है, कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर √3/2 है, और आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए। साइन ऑफ ए प्लस बी, अब 1 को साइन की फॉर्म में लिखो तो साइन 90 लिख सकता हूं भाई। 1 जो है साइन के कौन से वैल्यू पे आता है, 90 डिग्री पे आता है, और कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, साइन से साइन कट गया ऐसे मान लो, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 90। यहां से कॉस कट गया तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 30। देखो मैंने जानबूझ के इसको साइन में बदला और इसको कॉस में बदला, क्योंकि यहाँ साइन है तो 1 को साइन में बदला, यहाँ कॉस है तो इसको फिर कॉस में बदला। अगर इधर साइन होता तो फिर √3 को भी 2/2 को साइन में भी बदल सकता था, साइन 60, और इसको मैं 1 को मैं cos 0 भी लिख सकता था, cos 0 भी 1 ही होता है, बट मैं इसको cos में इसको साइन में नहीं बदलूंगा, इधर साइन है तो इसको साइन में बदलूंगा, इधर cos है तो इसको cos में बदलूंगा, ताकि साइन से साइन एंड cos से cos कट जाए। अब क्या है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो a प्लस ए 2a प्लस बी माइनस बी कट गया, 90 प्लस 30 120, तो a की वैल्यू 60, a की वैल्यू 60 कहीं भी पुटअप कर दो, यहाँ पुटअप कर दो, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस 60 यानी कि 30, a 60 b 30, ठीक है। नेक्स्ट, ये लगवा के आपने जो बताया था ना a प्लस, हाँ ऐसे भी हो सकता है, देखो पकड़ो। हाँ जी, देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किसने, रिया ने पूछा था, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं हमने क्या मानी, a, पहली टर्म a, दूसरी टर्म a प्लस b, तीसरी टर्म क्या मानी a प्लस 2, ये हमने माना, ये तो हमने माना। तो हम इसमें बहुत सारे तरीकों से मान सकते हैं। देखो सपोज करो मैं पहली टर्म a मान लूं और बीच वाली टर्म a मान लूं, अगर मैं बीच वाली टर्म a मान लूं तो दूसरी टर्म मतलब तीसरी, ये बीच वाली टर्म है ना, तो अगर ये सेकंड टर्म है एक तरीके से, तो थर्ड टर्म इसमें d जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर सेकंड टर्म गिवन है और पहली टर्म निकालनी है तो d माइनस करना पड़ेगा भाई। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं d जुड़ता जाता है, जैसे जैसे अपन पीछे आते हैं d घटता जाता है। तो अगर मिडिल टर्म को a प्लस डी ना मान के a मान लें तो अगली टर्म a प्लस डी हो जाएगी, और पिछली टर्म क्या हो जाएगी a माइनस डी। तो इस तरीके से भी आप सम 30 रख दो, उससे एक फायदा हो जाएगा कि माइनस डी प्लस डी एज इट इज कर जाएगा, a 3a, तो 3a की वैल्यू 30। तो आप ध्यान से देखो बेटा, इससे भी तो आपको 30/3 जो 10 मिला वो a की वैल्यू मिली और a मिडिल टर्म है, तो दोनों ही केस उधर से a प्लस डी की वैल्यू निकल रही थी, यहां से a की वैल्यू निकल रही है, कुल मिला के उधर से भी मिडिल टर्म ही निकल रही थी, यहां से भी मिडिल टर्म ही निकल, उधर मैंने मिडिल टर्म a प्लस डी माना था तो मेरी वैल्यू भी a प्लस डी की निकल के आई, यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म a माना तो मेरी वैल्यू भी a की निकल के आई। d की वैल्यू तो दोनों से ही नहीं निकल रही, d की वैल्यू तो ना उससे निकल रही है और ना इससे निकल रही है। कैसे भी मान लो, आपको अगर 3 टर्म्स माननी है तो आप ऐसे भी मान सकते हो, a प्लस डी a प्लस 2d, आपको 3 टर्म्स माननी है आप ऐसे भी मान सकते हो, a माइनस डी a प्लस डी। अरे आप तो ऐसे भी मान सकते हो, पहली टर्म मेरी मर्जी में a प्लस डी ले लूं, दूसरी a प्लस 2d ले लूं, तीसरी a प्लस 3d ले लूं, मेरी मर्जी में पहली टर्म a प्लस 5d ले लूं, दूसरी टर्म में a प्लस 6d ले लूं, और तीसरी टर्म a प्लस 7d। लेकिन मानने में कुछ भी मान सकते हो, आपकी सहूलियत कैलकुलेशन से कौन सी सही चल रही है वो आप मानोगे। तो हमारे इससे भी काम हो गया, हमारे इससे भी काम हो गया, हालांकि इन दोनों से काम नहीं होगा, बता रहा हूं मैं भी, मानने में आप कोई सी भी 3 टर्म्स मान सकते हो, डी 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 जोड़े जाओ, पीछे आओगे डी 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 घटता जाएगा, आगे जाओगे डी 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 जुड़ता जाएगा,
ठीक है अवनी, डाउट क्लियर हो गया? तो यू कैन ऑल्सो टेक दीज थ्री टर्म्स a माइनस डी, a और a प्लस डी एज वेल, और यू कैन आप ये भी टर्म्स ले सकते हो a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, नेक्स्ट सैंपल पेपर में से 22, ये वाला कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी विद ईच साइड्स 6 सेंटीमीटर, देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर, ये क्या है, 2/3 टाइम्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, तो देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, पहले हम 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, फिर सारी साइड 6-6 सेंटीमीटर की है, कॉम्पस में 6 सेंटीमीटर नाप के एक आर्क काटेंगे, दूसरी आर्क काटेंगे, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इतना काम होने के बाद अब अपने को 2/3 रेशियो बनाना है। 2/3 रेशियो बनाना है तो हम एक एक्यूट एंगल वाली लाइन खींचेंगे, फिर कितने आर्क्स काटते हैं, 5, वो सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते थे तब इन दोनों को जोड़ते थे। कितने काटेंगे, जो दोनों में से बड़ा हो, जो दोनों में से बड़ा हो, 2 और 3 में से बड़ा कौन है, 3, तो 3 आर्क्स काटेंगे। और इसको किससे मिलाएंगे, डिनोमिनेटर से। किससे मिलाएंगे, डिनोमिनेटर से, तो ये डिनोमिनेटर से मिला दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, फिर न्यूमरेटर को पकड़ूंगा, न्यूमरेटर से एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा, इसके पैरेलल, लाइक दिस। पैरेलल बनाने के लिए क्या करूंगा, एक आर्क यहाँ खींचूंगा, एक आर्क यहाँ खींचूंगा, इन दोनों को मेजर करके आर्क खींचूंगा, फिर इसको इससे मिला दूंगा, तो ये पैरेलल लाइन बन जाएगी। अगर ये ए बी ये सी था तो ये बी डैश मिल गया। सिमिलरली अब इससे पैरेलल लाइन बना दूंगा, और इससे पैरेलल लाइन कैसे बनाऊंगा, सेम वही, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, इन दोनों को मेजर किया, मेजर करके एक आर्क और खींच दी, तो ये मिल गया मेरा ए डैश। तो नया ट्रायंगल ए डैश बी, ये सी डैश है, सॉरी, ए डैश बी सी डैश, ये मेरा नया ट्रायंगल आ गया। ये पहले वाले ट्रायंगल से छोटा होगा क्योंकि 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में नया ट्रायंगल छोटा आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ा आएगा। एंजल पापा का फोन आ रहा है, हाँ ठीक है, हाँ बताओ, बताओ कहाँ है, इसमें नहीं है क्या, हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोलो, 3x/2 -5 हाँ हाँ -2, सब्स्टिट्यूशन से करना है, x/3 हाँ 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 13/6। हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 5y, केवल y आएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर्स को हटाएंगे, तो इसके डिनोमिनेटर्स 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6, तो मैं पूरी इक्वेशन को 6 से गुणा कर दूंगा। इसमें 3, 2 और 6, अगेन 6 एलसीएम आ गया, इस इक्वेशन को भी मैं सबको 6 से गुणा कर दूंगा। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर्स हट जाएंगे, चलो करो, 2 से 3 टाइम कट गया, 3 × 3x 9x, माइनस 3 से 2 टाइम कट गया, 2 × 5y 10y, और -2 × 6 -12, ये बन गई पहली इक्वेशन। 3 से 2 टाइम कट गया, 2 × x 2x, 2 से 3 टाइम कट गया, 3 × y 3y, इक्वल टू 6 से 6 टाइम कट गया 13। ठीक है, ये बन गई मेरी दोनों इक्वेशन। अब आप सब्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहते हो तो छोटी इक्वेशन पकड़ लो पहले, जैसे ये छोटी दिख रही है सेकंड, तो इसमें अगर मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना चाहूं तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, 13 - 3y, और x की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 हट के यहाँ आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू हो गई 13 - 3y डिवाइड बाई 2, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं, 9x है ना, तो 9 × x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू ये थी 13 - 3y बाई 2, 13 - 3y बाय 2, फिर आगे वाली चीज एज इट इज लिख दो, -10y इक्वल टू -12, -10y इक्वल टू -12। ठीक है, 13 × 9 117, ठीक है, माइनस 9 × 3 = 27y होल डिवाइडेड बाय 2 - 10y इक्वल टू -12, 9 से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया ना। अब 2 एलसीएम ले लूंगा मैं ओवरऑल, तो ये वाली चीज तो एज इट इज आ जाएगी 117 - 27y, और ये क्या हो जाएगा 2 × 10y माइनस का 20y इक्वल टू -12, 2 उधर चला जाएगा, तो इधर क्या बचा 117 - 27 - 20 -
47y इक्वल टू 2 इंटू -12 क्या होता है -24। तो -47y का मतलब हो जाएगा -24, 117 इधर आके माइनस हो जाएगा, करना जोड़ना 7 4 11 2 2 4 141। तो -47y की वैल्यू माइनस का 141, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 141 डिवाइडेड बाय माइनस का 47, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, काट के देख लेना। तो y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 इसमें पुट अप कर दो, किसमें, इसमें। x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, x की वैल्यू थी 13 माइनस 3y, तो y की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाय 2, 13 माइनस 3 3 जा 9/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या पुटअप करी थी, 3 पुटअप करी थी, x2 y3। ठीक है, नेक्स्ट। आपके अब कब खत्म हो रहे पेपर्स, 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, एक और स्टूडेंट का डाउट था तो उसको भी इसी सेशन में ले लेते हैं। ठीक है, डाउट सेशन ही चल रहा है वैसे भी। एक सेकेंड। तो डाउट किसका था, डाउट था अविका का। अविका ने क्वेश्चन सेंड किया था, दिस इज नॉट फ्रॉम दिस सैंपल पेपर, टेलीग्राम पे सेंड किया था। लेट्स सी, अविका जैन। देखो बच्चों, रीड करो। 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2/3 है, वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 2 3। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी कहा था कि इसको रीड ना भी करे तो चलेगा। कि क्यों कह रहा है कि x 1 2 और 3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 लेता हूं तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और 2 लेता हूं तो भी ये 0 हो जाता है, 3 लेता हूं तो भी ये 0 हो जाता है। तो 1 2 या 3 लेने से इनमें से, इन दो टर्म्स में से किसी एक टर्म के जो डिनोमिनेटर है वो 0 बनता है, इसीलिए x की वैल्यू 1 2 3 तो हम नहीं ले सकते। अब और क्या क्या ले सकते हैं, बाकी कुछ भी ले लो। चलो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है क्या, x की वैल्यू निकालना। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। तो एक बार मैं इक्वेशन अलग से नोट डाउन कर लेता हूं, देखो। इक्वेशन इज 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 यहाँ है, x माइनस 2 x माइनस 3 यहाँ है, 2/3 यहाँ है। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2 तो यहाँ है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 यहाँ है, और इक्वल टू है 2/3। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, देखो कभी भी डिनोमिनेटर में चीजें आती हैं तो उसको हटाने की कोशिश करो, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, यानी उन चीजों को न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करो। और तरीका क्या होता है कि जितने भी टर्म्स है सबके डिनोमिनेटर का ले लो एलसीएम। तो चलो 3 को तो एक बार मैं साइड में रखता हूँ क्योंकि कांस्टेंट में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मल्टीप्लाई हो जाता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का एलसीएम क्या होगा, दोनों में कॉमन फैक्टर x माइनस 2 है, तो किसी भी एक देने का x माइनस 2 खत्म कर दो, और एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। और एलसीएम से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, या तो सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो या फिर इधर एलएचएस में एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। कैसे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। लेट अस से कि मैंने एलएचएस में ले लिया एलसीएम, तो क्या हो गया, ये आगे कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा x-3, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, x-3 का x-3 ही आ जाएगा। प्लस सिमिलरली इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये आंसर को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूं मैं, x-1 लिख सकता हूं। अगेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2/3। चलते हैं आगे, देखो अब मल्टीप्लाई करो बस, है ना, और मतलब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x और -3 -1 -4, न्यूमरेटर तो ये हो गया। डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है, इस फैक्टर को इस फैक्टर को इस फैक्टर, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो पहले किसी भी दो को कर लो, जैसे पहले शुरू के दो को कर लो, फिर बाकी के आखिरी के एक को बाद में कर लेंगे। तो x-1 इंटू x-2 कर रहा हूँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 -2x, -1 इंटू एक्स -1 इंटू -2 +2 मल्टीप्लाइड बाय, अब x-3 से और करना है अभी, है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/3।
ठीक है, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी ये भी 2 है और इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो मैं 2 कॉमन लेके 2 से 2 काट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 2 बच गया। और इसको सोल्व करो, अब वापस वही सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। पहले इसको सोल्व भी कर लो, पहले इसको सोल्व कर लो। -2x माइनस x 3 माइनस 3x हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 2/3। देखो ये 2 से 2 कट गया एक तरीके से। आगे चलते हैं, अब मल्टीप्लाई करो, क्या बचता है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, चलो मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, x स्क्वायर इंटू -3 स्क्वायर, -3x इंटू एक्स -3x स्क्वायर अगेन, -3x इंटू -3 -9x, +2 इंटू एक्स +2x एंड +2 इंटू -3 इट इज -6 इक्वल टू, वहां 2 से कट चुका था तो 1/3 हो चुका। चलते हैं आगे, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय लेट्स सी x क्यूब -3x स्क्वायर becomes -6x स्क्वायर, -9x plus 2x becomes -7x, -6 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इससे, इसको इससे, 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाई। क्यूबिक वाली एक्सप्रेशन को LHS में रख लो, लीनियर वाली को RHS में रख लो, फिर उसको भी इधर कन्वर्ट करके इधर बुला लेंगे, है ना। तो x क्यूब -6x स्क्वायर -7x, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही आंसर आएगा, x क्यूब -6x स्क्वायर -7x -6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नो चेंज। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 2 6, बुला लो इनको भी यहाँ पे, 3x 3 2 सही है, 3x को भी इधर बुला लो। तो x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर, देखो -7x ऑलरेडी है, -3x वहां से आके यहाँ पे -3x हो जाएगा, -6 यहाँ पे ऑलरेडी है और -6 इधर आके +6 हो जाएगा। या फिर आप पहले भी आप ये कर सकते थे कि -6 से -6 काट सकते थे, नहीं तो -6 को उधर बुला के +6 लग के फिर 0 भी बना सकते हो, फिर भी 0 बना सकते हो, चाहे तो RHS LHS में बुला के इसको 0 बनाओ या फिर ऐसे कैसे काट भी सकते थे। इक्वल टू कुल मिला के RHS में 0 है, क्या बचता है ये x क्यूब -6x स्क्वायर -7x -3x -10x और -6 + 6 तो कट गया, 0 हो गया, इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है। एक्चुअली ये शुरुआत में भी क्यूबिक इक्वेशन थी, पर आपको दिखाई नहीं दे रही थी, वो इनडायरेक्टली दिख रही थी, है ना। तो ये अब साफ साफ दिख रहा है क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन आप कहोगे सर हमारे कोर्स में ही नहीं है, हमारे कोर्स में तो लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्यों है। देखो क्यूबिक इक्वेशन अगर ऐसी हो जो क्वाड्रेटिक बन सकती हो तो वो आपके कोर्स की मानी जाएगी, और ये वो क्यूबिक इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक बन सकती है। सर कैसे पता चलेगा कि कब तो बनेगी कब नहीं बनेगी, अगर इसके आगे कोई कांस्टेंट टर्म होता, जैसे +3 +10 -7 ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म होता, तब ये क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक ही रहती है, क्वाड्रेटिक नहीं बन पाती। फिर इसको सॉल्व करने के दूसरे तरीके होते जो मान लो आपके कोर्स में भी नहीं है, इस तरीके से मान लो, है ना। अब क्या करें, अब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, कैसे, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एलसीएम ले लो, 1 सेकेंड, हाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, एलसीएम क्या, सॉरी कॉमन ले लो, एलसीएम नहीं है तो इसमें से एक्स वाली टर्म कॉमन। हाँ सर क्लास है क्या, क्लास है ना, वो तो वो एक बच्चों की डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ बस 2 मिनट लगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो ये क्यूबिक इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक बन सकती है, इसमें से एक्स कॉमन ले लो, जस्ट एक्स कॉमन ले लेता हूं, बचता है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 10 इक्वल टू व्हाट 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करना आपको आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, या यूं कहूं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के और भी तरीके आपको आते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर, बोलिए दो ऐसे नंबर सोचिए जिसका सम तो आता हो -6 एंड प्रोडक्ट आता हो व्हाट -10, तो वो 2 नंबर्स कौन कौन से होंगे ये सोचना है अपने को, ना बोलो। तो इट विल बी 10 चाहिए ना आपको प्रोडक्ट, और सम चाहिए -6, कुछ ना कुछ गलती की, फिर से देखो 1 सेकेंड, यहां से आ जाओ फिर से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बिकम्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 3 बिकम्स -3x, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, और -3x इंटू एक्स, 1 सेकेंड,
-3x इंटू एक्स -3x² -3x इंटू -9, हाँ गलती है ना, देखो -3x इंटू -3 -9x कर रखा है, ये हो जाएगा प्लस का 9x, ये हो जाएगा प्लस का 9x। देखो इसके हिसाब से क्या क्या चेंजेस होंगे, 9x + 2x बिकम्स 11x, प्लस का 11x, प्लस का 11x। चलते हैं आगे, फिर आ जाइए, ये भी प्लस का 11x, ये भी प्लस का 11x, ठीक है, ये भी प्लस का 11x। तो 11x - 3x इट बिकम्स प्लस का 8x, 11 - 3 8 होता है, अब हो जाएगा ना प्लस का 8x। तो यहाँ पे x कॉमन लेने से ये 8 बचेगा, ठीक है। अब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पर तो आता हो -6 और प्रोडक्ट करने पर आता हो -8। तो वो दो नंबर्स हो जाएंगे आपके -6 और -8। तो -4 - 2 नहीं, प्लस है, सॉरी फिर से गलती कर रहे हैं, ये प्लस है, तो +8 चाहिए। तो -4 और -2, -4 इंटू -2 +8 और -4 - 2 -6। चलो कर दो स्प्लिट, तो स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को, इट विल बी -4x - 2x + 8 = 0। शुरू के दो और आखिरी के दो से कॉमन लेंगे, x² - 4x में से x कॉमन आया, बचता x - 4, और -2x + 8 में से -2 कॉमन ले लो, तो इधर भी बचता है x - 4 = 0। x इन दोनों में से अगेन x - 4 कॉमन, और बचता है x - 2 = 0। बिग ब्रैकेट अब हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। तो फाइनल आपका ये स्प्लिट हो चुका है। क्यूबिक था, देखो क्यूबिक था तो 3 लीनियर में स्प्लिट होगा, जब क्वाड्रेटिक होता था तो फैक्टर्स 2 बनते थे, याद करो, लेकिन क्यूबिक था तो 3 फैक्टर्स बने, 1 2 3। अब 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 है, या ये 0 है, या ये 0 है। तो 3 आंसर, मतलब 3 केसेस हो सकते हैं कि या तो आप x को 0 ले लो, पहला प्रोडक्ट, पहला फैक्टर x 0, या फिर आप ले लो x - 4 को 0, या फिर आप ले लो x - 2 को 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 उधर जाके +4, दूसरी x की वैल्यू 4 है, तीसरी x की वैल्यू -2 उधर जाके +2। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कि उसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या था कि सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सॉल्व करने का मतलब है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, LHS RHS को बराबर करें। तो x की वो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी आ चुकी हैं, या तो x 0 होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, या 4 होगा, या फिर 2 होगा। अब इसमें से देखो x = 2 को मैं निग्लेक्ट करूंगा, x = 2 को निग्लेक्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ दे रखा है कि x क्या क्या नहीं हो सकता, 1 2 एंड 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 एंड 3 रखने से ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। मैं 1 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 2 रख दूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा, 3 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 2 एंड 3 मैं रख नहीं सकता हूं, तो उसमें से ये वाली वैल्यू जो है इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप क्या कर दोगे, डिस्क्वालीफाई कर दोगे। तो x के दो आंसर्स हो जाएंगे, या तो 0 या 4, यही दो आंसर्स माने जाएंगे। क्या लिख दूंगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0 एंड आंसर। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से पूछ लेना। चलो, तो डाउट सेशन, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बचा नहीं है मेरे हिसाब से। और भी कोई अगर क्वेश्चन मिस आउट हो गया हो यहाँ से तो आप प्लीज चेक करके मुझे बता दीजिएगा, फिर से एक और डाउट सेशन रख देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।